रजिस्टर्ड बायर चीज़ों को वापस करे, रजिस्टर्ड बायर चीज़ों को वापस करे तो इसकी एंट्री जो है वो बायर करेगा। जो नोट इशू करेगा डेबिट या क्रेडिट, वो कौन इशू करेगा? बायर करेगा। ठीक है, तो यहां पे हमारा इससे ताल्लुक नहीं होगा। रिटर्न के केस में जो नोट इशू करेगा वो बायर करेगा। अब कौन सा नोट इशू करेगा? उसने परचेजेस को क्या किया हुआ है? डेबिट। अब उसे रिटर्न किया है तो ये डेबिट को कम करेगा, तो ये क्या इशू करेगा? क्रेडिट नोट। परचेजेस उसने अपनी किताबों में डेबिट की हुई है ना, तो ये जब चीजों को रिटर्न करेगा या सप्लाई को कैंसिल करेगा तो बायर क्या इशू करेगा? क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट इशू करेगा तो इसकी रिटर्न मिलेगी ना। आप क्या करते हैं? परचेज रिटर्न डालते हैं, सही है, तो ये फिर क्रेडिट नोट इशू करेगा। ये तो आपका एक सिनेरियो बन गया। दूसरे सिनेरियो के केस में आपका सेलर रजिस्टर्ड था लेकिन आपका जो बायर है, नहीं बल्कि सॉरी यार गलत बता दिया मैंने, ये क्रेडिट था। ठीक है, ये क्रेडिट था, इसको डेबिट नोट इशू करेगा। पेबल्स क्रेडिट था, ये डेबिट नोट इशू करेगा। परचेजेस को नहीं देखना हमने, पेबल्स को देख रहा है, इसको देख रहा है। ये जो नजर नहीं आया इसको देख, पेबल क्रेडिट हुआ था तो ये डेबिट नोट इशू करेगा। अच्छा, अब क्या होगा? दूसरा सिनेरियो कि आपका जो सेलर था वो तो रजिस्टर्ड है लेकिन आपका जो बायर है वो अनरजिस्टर्ड है। आपका जो बायर है वो अनरजिस्टर्ड है। इस केस के अंदर अगर चीजें रिटर्न हो गई, इसने गुड्स आपको रिटर्न कर दिए या सप्लाई कैंसिल हो गई, अब ये तो अनरजिस्टर्ड है तो ये इशू नहीं करेगा डेबिट क्रेडिट नोट, बल्कि कौन इशू करेगा? सेलर। ठीक है, तो सेलर ने एंट्री क्या की हुई थी? रिसीवेबल डेबिट टू रेवेन्यू क्रेडिट। तो अब रिटर्न हो गया तो उसका रिसीवेबल कम हो रहा है, तो रिसीवेबल पहले डेबिट हुआ था, अब क्रेडिट करेगा तो क्या इशू करेगा? क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट से अपना रिसीवेबल कम करेगा। ठीक है, ये बात मैं कर रहा हूं इन केस ऑफ कैंसिलेशन और रिटर्न। इन केस ऑफ कैंसिलेशन या रिटर्न, आपकी सप्लाई कैंसिल हो गई या रिटर्न हो गई। पहला सिनेरियो क्या था कि आपका सेलर भी रजिस्टर्ड है हमारा और बायर भी रजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर्ड बायर ने अगर चीजें वापस कर दी, गुड्स जो उसको दी थी उसे रिटर्न कर दी, तो रजिस्टर्ड बायर डेबिट नोट इशू करेगा। डेबिट नोट की रीजन आपको बता दी समझाने के लिए, क्योंकि पेएबल क्रेडिट था तो इसको रिड्यूस करने के लिए डेबिट नोट इशू करेगा। ठीक है, ये कुछ नहीं करेगा, ये बस उसके डेबिट नोट को एक्सेप्ट करके अपने पास रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपका दूसरा सिनेरियो ये है कि इसके अंदर जो सेलर रजिस्टर्ड है लेकिन आपका जो बायर है वो अनरजिस्टर्ड है, तो ऑब्वियसली अनरजिस्टर्ड तो कुछ भी इशू नहीं ना कर सकता, ना इनवॉइस इशू कर सकता है, ना डेबिट नोट, ना क्रेडिट, कुछ भी नहीं इशू कर सकता। तो इस केस में सेलर जो है वो क्रेडिट नोट इशू करेगा। ठीक है, और वो किस तरह के? रिसीवेबल डेबिट हुआ था तो इसको रिड्यूस करने के लिए वो क्रेडिट करेगा। ये क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम? अब अगले जो है वो अगले दो पॉइंट्स हैं। ये पहले दो तो थे ना, कैंसिलेशन और रिटर्न। अगले दो पॉइंट्स क्या हैं? चेंज इन द नेचर ऑफ सप्लाई या वैल्यू ऑफ सप्लाई। सप्लाई की वैल्यू बढ़ गई। 100 रुपए की 130 रुपए की चीज थी, आपने पहले 100 की बेच दी, याद आया बाद में ओहो यार 30 रुपए तो उसमें ऐड ही नहीं किए, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या करा दी? बढ़ा दी। सही है, तो जब आपने आगे रजिस्टर्ड की ही बात होगी, रजिस्टर्ड की ही बात हो रही है आगे दोनों केसेस में, तो
ये भी नहीं सही, हाँ ये ठीक है। तो इसने क्या एंट्री की थी, बायर ने क्या एंट्री की थी, रिसीवेबल डेबिट टू रेवेन्यू क्रेडिट, ठीक है। तो अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई को इंक्रीज कर रहे हैं तो ये ही दोबारा से अपना इंक्रीज वैल्यू का क्या इशू करेगा, रिसीवेबल बढ़ाना है तो क्या इशू करेगा, बढ़ाना है, डेबिट नोट इशू करेगा, ठीक है। तो यहां पे वो डेबिट नोट इशू करेगा। ये है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ सप्लाई, सॉरी सप्लायर होगा, नाश्ता नहीं किया हुआ मैंने, ठीक है। चाय भी ठंडी करा ली चैप्टर 2 के पीछे, सही है। तो ये क्या करेगा, देखिए 100 रुपए का आपने इनवॉइस इशू कर दी, 100 रुपए से आपने इनवॉइस इशू कर दी, बाद में आपको ख्याल है यार ये तो 100 की आइटम ही नहीं थी, ये तो 130 की आइटम थी, तो आपने 30 रुपए का उसको बाद में क्या इशू करना है, डेबिट नोट इशू करना है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब इसी तरह आपका ये सप्लायर था तो आपने उसको चीजें इशू कर दी, सेल कर दी, तो एंट्री की रिसीवेबल टू रेवेन्यू, लेकिन अब डिक्रीज करनी है सप्लाई में। 100 की चीज नहीं थी, बाद में ख्याल आया कि यार 10 आइटम नहीं थे, ये तो 8 आइटम थे, या 100 की चीज नहीं थी 70 की चीज थी, इट इज डिक्रीज इन दी वैल्यू। तो जो उसने पहले रिसीवेबल बुक किया था अब उसको क्या करेगा, कम करेगा, और किस तरह करेगा, क्रेडिट नोट से करेगा, डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ सप्लाई, और ये सेलर इशू करेगा। यहां तक समझ लग गई है। इन चारों सिचुएशंस के अंदर, चारों सिचुएशन में जो बायर है सिर्फ वो एक दफा डेबिट नोट इशू कर रहा है, बाकी तीनों केसेस के अंदर कौन क्या कर रहा है, सप्लायर। अच्छा, ये जो चौथा केस है ना, चौथा केस, इसका ना बुक में तो नहीं लिखा हुआ, दूसरी बुक्स में लिखा हुआ है कि ये जो क्रेडिट नोट इशू करेगा ना, इसको रजिस्टर्ड बायर एक्सेप्ट करके डेबिट नोट आगे से इशू करेगा इस केस में। लेकिन ये बात याद रह जाए तो ठीक है, कंफ्यूज करे तो छोड़ दें, जितना याद है वो रख लें। क्योंकि आईकैप की बुक में भी मैंने देखा है और दूसरी बुक्स में भी मैंने देखा है, वो यहां तक बात खत्म कर देते हैं। इस बुक में भी ऐसे ही लिखा हुआ, लेकिन कुछ एक जितना वो वाली बुक है उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि इस सिचुएशन के अंदर जब डिक्रीज इन वैल्यू होती है तो वो बेसिकली जो क्रेडिट नोट इशू ये करता है, लेकिन बायर उसे एक्सेप्ट करके आगे से डेबिट नोट इशू करता है। तो बेसिकली यहां पे वो डेबिट नोट इशू करता है, एक्सेप्ट करता है बायर और फिर डेबिट नोट इशू करता है। तो ये ऑप्शनल है, अगर याद रह जाए तो ठीक है, कंफ्यूज हो रहे हैं तो ना करें बेशक, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीजें। तो ये गेम है जी सारी। बेसिकली ये पहली दो सिनेरियोज हैं जहां पे परचेज रिटर्न हो रही है या सप्लाई कैंसिल हो रही है। अगले जो दो सिनेरियो हैं वो है जहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये अलग-अलग रूल्स हैं दोनों के, इन दो के रूल्स अलग है इनके, और इन दो के रूल्स अलग है, सेपरेट रूल्स। अब मजीद थोड़ा इसकी गहराई में उतरते हैं और इसकी गहराई में गुम होते हैं, ठीक है। Where a registered person had issued a tax invoice and tax return or tax invoice needs to be modified as a result of। अब इन वजूहात की वजह से आपकी जो टैक्स इनवॉइस थी उसको मॉडिफाई करना है। अच्छा, ये सारा डेबिट नोट क्रेडिट नोट, डेबिट नोट क्रेडिट नोट, ये कब इशू होगा? जब ऑलरेडी पहले टैक्स इनवॉइस इशू हो चुकी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि टैक्स इनवॉइस इशू नहीं हुई और बाद में ये डेबिट क्रेडिट नोट इशू हो गया।
पहले सेल टैक्स इनवॉइस जाएगी, उसके अंदर कोई अमेंडमेंट करनी होती है तो फिर ये डेबिट क्रेडिट नोट आते हैं, ठीक है। विद इन 180 days then the registered person may issue a debit credit note indicated specified information and making adjustment accordingly। वो कह रहे हैं भाईजान ये जो आपने डेबिट क्रेडिट नोट की रट लगाई हुई है ना, ये आप 180 दिनों के अंदर अंदर इशू कर सकते हैं। 180 दिन कहाँ से स्टार्ट होंगे? जब आपने इनवाइस की थी। इनवाइस करने के 180 दिनों के अंदर अंदर ये डेबिट क्रेडिट नोट वाला काम कर सकते हैं। अगर उसके बाद करेंगे तो उसकी कोई वक़्त या वैल्यू नहीं होगी टैक्स वालों की नज़र में। अगली जो लाइन है वो दोबारा से नीचे आ रही है तो इस वजह से इसको काट दें, बीच वाली को नीचे वाली पढ़ते हैं जो बोल्ड हुई है। Where the tax liability increases as a result of issuance of debit credit note or where a registered person has deposited the tax on advance against the supply। अच्छा, जहां पे अभी उसने ये बताया ना कि 180 दिनों के अंदर अंदर आप ये डेबिट क्रेडिट नोट वाला काम कर सकते हैं, ठीक है, यही पढ़ा ना अभी। लेकिन अब नीचे उसने एक्सेप्शन लिख दी, कहता है यार जहां पे टैक्स वालों को फायदा हो रहा है। टैक्स वालों को फायदा कैसे होगा? अगर सेल टैक्स आउटपुट बढ़ जाए, ठीक है, या इनपुट कम हो रहा हो तभी फायदा होगा ना। आउटपुट मेरा पेएबल होता है, इनपुट एडजस्ट होता है, तो अगर आउटपुट बढ़ जाए और इनपुट कम हो रहा हो तो टैक्स वालों को फायदा हो जाएगा। कहते हैं जहां टैक्स वालों को फायदा हो रहा हो ना, वहां ये 180 दिन नहीं देखने पे जब मर्जी कर दो। वहां 180 दिन नहीं देखने फिर जब मर्जी कर दो, ठीक है। तो ये जो लाइन लिखी है ना, वेयर टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीजेज एज ए रिजल्ट ऑफ इश्यूज ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट, इसको अंडरलाइन करके इसके ऊपर उर्दू जबान में लिख लें, जहां जब टैक्स वालों को फायदा हो रहा हो, जब टैक्स वालों को फायदा हो रहा हो। और वेयर रजिस्टर्ड पर्सन है डिपॉजिटेड टैक्स ऑन एडवांस अगेंस्ट द सप्लाई, और जहां पे रजिस्टर्ड पर्सन ने सप्लाई के अगेंस्ट जो एडवांस मिला था, जो सप्लाई के अगेंस्ट आपने एडवांस में टैक्स जमा करा दिया हो, इन दोनों सिचुएशन में आपकी 180 दिन की मुद्दत नहीं होगी। जहां पे टैक्स वालों को फायदा हो रहा हो या जहां पे आपने एडवांस में टैक्स जमा करा दिया हो सप्लायर्स के अगेंस्ट, यहां पे 180 दिन की मुद्दत नहीं देखी जाएगी, ठीक है जी। जनरल रूल ये है 180 दिन की मुद्दत देखी जाएगी, लेकिन ये दो सिचुएशन ऐसी हैं जब 180 दिन की मुद्दत नहीं देखी जाएगी। नीचे एक एग्जाम्पल दी हुई है, इसको तसल्ली से घर बैठ के पढ़िएगा। माशाल्लाह 4, 5, 6 दिन है आपके पास छुट्टियों के, ठीक है, तो हाँ इग्नोर भी कर देंगे तो कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं। उससे नीचे आ जाए, वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन द वैल्यू ऑफ सप्लाई और द अमाउंट ऑफ सेल टैक्स मेंशन्ड इन द इनवॉइस इशूड हैज इंक्रीज्ड द सप्लायर शैल इशू अ डेबिट नोट विद इन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ये वही वाली बात आ गई जो यहाँ मैंने आपको पढ़ाई है कि किसी वजूहात की वजह से वैल्यू ऑफ सप्लायर जो है हैज इंक्रीज्ड, ये वाला सिनेरियो, वैल्यू ऑफ सप्लायर इंक्रीज। तो वो क्या कह रहा है? सप्लायर शैल इशू अ डेबिट नोट। ये देखें, सच कहा था ना मैंने, मार गया ना वो भी कि सप्लायर क्या करेगा? डेबिट नोट इशू करेगा, ठीक है। लेकिन डेबिट नोट ना वो डुप्लीकेट में इशू करेगा, ओरिजिनल बायर को दे देगा और डुप्लीकेट अपने पास रखेगा, सही है। ओरिजिनल उसको दे देगा और डुप्लीकेट अपने पास रखेगा। और डेबिट नोट पे लिखा क्या होगा? और भाई डेबिट नोट पे लिखा क्या होगा? सप्लायर का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसको चीजें मिल रही हैं उसका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, किस इनवॉइस के अगेंस्ट डेबिट नोट है वो नंबर और उसकी तारीख, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, रिवाइज वैल्यू क्या थी, दोनों का डिफरेंस टैक्स का क्या बना, वजह क्या बनी, एंड सिग्नेचर एंड सील ऑफ द ऑथराइज्ड पर्सन इशू द नोट। ये आईकैप एक दफा पूछ चुका है कि जो डेबिट नोट रेज करते हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी होती हैं। Wherefore any valid reason the value of supply or the amount of sale tax mentioned in the invoice issued has decreased। चौथा सिनेरियो जहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई कम हो रही है, the supplier shall issue a credit note। क्रेडिट नोट इशू करेगा सप्लायर, ठीक है।
भी इन डुप्लीकेट, ये भी डुप्लीकेट में लिखेगा सेम पर्टिकुलर एज स्पेसिफाइड, और उसमें भी वही चीज़ें लिखी होंगी जो वहाँ पे लिखी है। अब देखें ना, यहाँ पे भी उसने क्रेडिट नोट का जिक्र किया है बस, इसका, ये वाले का नहीं किया। इस वजह से मैंने कहा था कि आप इसको फोकस करें, अगर वो नहीं भी आता तो आई कैप आपको बता ही देगा क्यों नहीं आता। द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द नोट शैल बी सेंट टू द रेसिपेंट एंड द डुप्लीकेट शैल बी रिटेन फॉर द रिकॉर्ड। ओरिजिनल उसके पास जाएगी और कॉपी आपने अपने पास रख ली। एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट टैक्स, इनपुट या आउटपुट टैक्स की एडजस्टमेंट। अब ये सारा सिनेरियो पढ़ लिया, डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, डेबिट नोट कितने दिनों में इशू करना है, क्रेडिट नोट कितने दिनों में इशू करना है। अब इनके अगेंस्ट इनपुट कैसे एडजस्ट होगा, इनपुट या आउटपुट, ये उसके बारे में वो बताना चाह रहा है आपको, और आप सुन लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जाग रहे हैं सारे हैं? हमजा थक गया है ना? अच्छा, थकना मुझे चाहिए, बोल बोल के बस हो गई है। द बायर, बायर भाईजान, बायर खरीदार shall not be entitled to claim input tax in respect of the supply which has been cancelled or returned to the supplier or in respect of which the amount of tax was reduced। ओ भाई, बायर ने जो चीज़ें वापस कर दी, रिटर्न कर दी, क्या इसके ऊपर इनपुट क्लेम करेगा? नहीं करेगा। ये तो पता है आप लोगों को, पहले ही भी बता रहे हैं मारवा। ठीक है, जब उसने रिटर्न कर दी तो क्या इसके ऊपर इनपुट करेगा? नहीं करेगा। आगे चले, यही वो कह रहा है। Where the buyer has already claimed input tax credit in respect of such supply, he shall reduce or increase the amount of input tax by corresponding amount as mentioned in the debit or credit note as the case may be in the return for the period in which the respective note was issued। जहां पे उसने ऑलरेडी क्लेम कर लिया है इनपुट टैक्स, तो वो फिर इस डेबिट नोट के अगेंस्ट या इस क्रेडिट नोट के अगेंस्ट अपने इनपुट को बढ़ा लेगा या कम कर देगा। ठीक है, जहां पे वो ऑलरेडी क्लेम कर चुका है। देखिए 180 दिन है ना उसके पास, तो परचेज करने के 180 दिन के अंदर अंदर आया तो वो तो क्लेम कर चुका होगा पहले ही। अगर आप यही केस ले लें, थर्ड सिनेरियो, इसने सेल की 100 रुपए की, इसने बाय की है 100 रुपए से, तो इसने इनपुट क्लेम कर लिया 100 रुपए से। ऐसे ही है, इसको ख्याल आया कि यार ये तो 130 की आइटम थी, तो इसने 30 रुपए से मजीद क्या किया, डेबिट नोट दिया। तो ये क्या करेगा, अपना इनपुट 30 रुपए से मजीद बढ़ा देगा। चाहिए, और इस केस में क्या करेगा, 30 रुपए से मजीद कम कर देगा। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट करेगा। ये कब करेगा एडजस्टमेंट? इन विच द रिस्पेक्टिव नोट वाज इशूड, जब उसे वो डेबिट या क्रेडिट नोट इशू किया जाएगा। वेयर द सप्लायर हैज ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर द आउटपुट टैक्स इन द सेल रिटर्न फॉर द सप्लायर्स अगेंस्ट विच डेबिट नोट वाज इशूड सब्सिक्वेंटली, ही मे इंक्रीज और रिड्यूस द अमाउंट ऑफ आउटपुट। अभी बात हम कर रहे थे इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको उल्टा कर दें वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर उसने 2 महीने के बाद, 60 दिन के बाद उसको डेबिट नोट इशू कर दिया तो ये अपनी आउटपुट बढ़ा लेगा। अगर उसने 100 से चीज 70 पे ले आया तो आउटपुट क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, ऐसे ही बताई जा रहा है, सारा कुछ तो पता है। ऐसे ही है ना, आगे चले। प्रोवाइडेड दैट इन केस, भैया आप सबको समझ लग रही है? लग रही है, समझ लग रही है, टेंशन नहीं दे रहे हैं? नहीं ना दे रहे? दो यार, इतनी मेहनत से मैं बता रहा हूँ यार, प्लीज यार प्लीज। यही कर सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ रिटर्न ऑफ सप्लाईज बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन द एडजस्टमेंट, नहीं कौन सा वाला था, यही था। प्रोवाइड दैट इन केस ऑफ रिटर्न ऑफ सप्लाई बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये वाला सिनेरियो आ गया भाईजान, ये वाला सिनेरियो आ गया कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन चीज़ों को वापस कर देता है। ठीक है, क्या कर रहा है, अनरजिस्टर्ड पर्सन सप्लायर्स को वापस कर देता है। द एडजस्टमेंट एज अफोरसेड कैन बी मेड अगेंस्ट द क्रेडिट नोट इशूड बाय, आपने बताना है क्रेडिट नोट कौन इशू करेगा,
ये क्या लिखा था मैंने, क्रेडिट नोट कौन इशू करेगा, सप्लायर इशू करेगा। ठीक है, अब मैं अगला 1 घंटा आपके साथ इंटरेक्टिव रहूंगा। ठीक है, where the goods related to returned or cancelled suppliers are subsequently supplied to original buyer। अच्छा, आगे वो कह रहा है कि जहां पे गुड्स आपने रिटर्न कर दी, रिटर्न गुड्स और कैंसल सप्लाई आर सब्सिक्वेंटली सप्लाइड टू ओरिजिनल बायर और सम अदर पर्सन विद और विदाउट कैरिंग आउट एनी रिपेयर, द सप्लायर शैल चार्ज सेल टैक्स देयरऑन इन अ नॉर्मल मैनर एंड अकाउंट फॉर इट इन हिज रिटर्न इन द पीरियड इन विच देयर गुड्स वर सप्लाइड। ये क्या कहना चाह रहा है भाईजान? ये वो कह रहा है ये जो चीज़ें वापस आई थी, ये चीज़ें उसे वापस आई थी, रिटर्न होके वापस आई, ये कोई एडिशनल काम किए बगैर, रिपेयर किए बगैर इसको दोबारा चले गई या किसी और को चले गई, तो आपने उसमें सेल टैक्स लगाना है जैसे नॉर्मल लगाते हैं 18%। ठीक है, सादा सी बात कर रहा। ठीक है जी, ये भी हो गया ये भी। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें आज में कितना फायदा हो रहा है आप लोगों को पढ़ने का। एक एक करके हम एक एक कदम उठा के अपनी मंजिल के करीब जा रहे हैं। उन्हें क्या फायदा होना है? सेल्स टैक्स रिटर्न एंड रिकॉर्ड्स। हाँ, तो याद आप लोगों ने कर लेना, इतनी छुट्टियां कुछ तो करना है बैठ के। 6 छुट्टियां आ रही हैं, कितनी आ रही हैं यार? 4 छुट्टियां कम होती हैं। सेल्स टैक्स रिटर्न, सेल्स टैक्स रिटर्न, रिटर्न सेल टैक्स कितना पढ़ना है? कितना पढ़ना? अभी तो 3 सवाल करने हैं, भी जाने दो। सेल्स टैक्स रिटर्न, मैंने सारी रात बैठ के आप लोगों का लेक्चर तैयार किया, मैं भी जाने दो। सर आपने केस में हमारा भी कसूर है। सेल्स टैक्स रिटर्न, बल्कि अभी मुझे याद है, अभी तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाना है। अच्छा जी, रिटर्न क्या होती है? जो हर महीने हम जमा कराते हैं सेल टैक्स की रिटर्न्स। ठीक है, इतना का इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपकी सोच भी नहीं है। आई कैप ने इतनी दफा पूछा है, आई कैप का ये फेवरेट टॉपिक है कि सेल्स टैक्स की रिटर्न 2, 3, 4 नंबर का उसका जब दिल करता है पूछ लेता है कि सेल्स टैक्स की रिटर्न्स की क्या टाइप्स है। ठीक है, मिल गया? 21वें चैप्टर के सबसे एंड पे लिखी होगी बातें ये वाली, आपकी बुक की 21वें चैप्टर के सबसे एंड पे लिखी होगी। 20वें कि 21वें? हाँ, चैप्टर 21वें या 20वें के एंड पे लिखी होगी बातें रिटर्न्स के नाम से। अच्छा जी, सेल्स टैक्स की रिटर्न्स, मंथली रिटर्न। एक तो मैंने आपको बताया था कि सेल टैक्स में रिटर्न कौन कौन सी होती है? हर महीने हम रिटर्न जमा कराते हैं। इनकम टैक्स में कब कराते हैं? हर साल में। ठीक है, सेल टैक्स में हर महीने कराते हैं। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल फर्निश अ ट्रू, कंप्लीट एंड करेक्ट रिटर्न इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म अप टू द 15th डे ऑफ द मंथ नेक्स्ट फॉलोइंग द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड। जनवरी की रिटर्न कब जमा कराएंगे? 15 फरवरी को। गुड। क्वार्टरली रिटर्न, द बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट require any person or class of person to submit return on quarterly basis। मतलब वो किसी को भी कह सकता है कि यार तुम मंथली तो कराते हो, क्वार्टरली भी जमा कराओ। ठीक है, तो क्वार्टरली रिटर्न के बारे में भी वो किसी को भी कह सकता है। फर्दर द बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट रिक्वायर एनी पर्सन क्लास ऑफ पर्सन टू सबमिट सच रिटर्न एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एनुअली इन एडिशन टू द मंथली रिटर्न और क्वार्टरली रिटर्न। वो किसी को सालाना रिटर्न का भी कह सकता है इन एडिशन टू मंथली और क्वार्टरली रिटर्न। ठीक है, ये बोर्ड जंगल का बादशाह है, वो जो कहेगा वैसा करना पड़ेगा। ठीक है, मंथली रिटर्न भी जा रही है, क्वार्टरली रिटर्न का भी किसी को कह सकता है, और एनुअल रिटर्न का भी वो ऑप्शनल तौर पे किसी को कह सकता है कि भाई तुम अपनी सालाना रिटर्न भी जमा कराओ इन एडिशन टू मंथली और क्वार्टरली रिटर्न। वो बाद में पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ लें। बस वो हो सकता है कि वो कुछ लोगों के ऊपर ज्यादा स्क्रीनिंग रखना चाहता हो। ठीक है, एनुअल रिटर्न,
अब जिस तरह कोई पाकिस्तानी अमेरिका जाता है तो वो क्या करते हैं कि भाई लाइन से भी इस वाली लाइन पे लग जाओ, वहाँ पे क्या है जी सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग होती है। अब वो जब जब जाएगा, क्योंकि वो पाकिस्तानी है, उसकी हमेशा स्क्रीनिंग होगी, ठीक है, जब भी जाएगा तो होगी ना, ऐसे तो नहीं जब तक उसके ऊपर लिखा है कि उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है हमेशा उसकी स्क्रीनिंग होगी। तो बस ये भी उन्हीं को ही कहता होगा जिनकी हरकतें ऐसी होंगी जो रिटर्न नहीं से टैक्स नहीं सही जमा कराते हो, कहते हो कि तूने मंथली भी करानी है, तूने क्वार्टरली भी करानी है, तूने सालाना भी करानी है, ठीक है। तो ये तरीका वही है। अच्छा जी, एनुअल रिटर्न सालाना रिटर्न, प्राइवेट और अ पब्लिक कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल सेल टैक्स रिटर्न फॉर अ फाइनेंशियल ईयर बाय 30th सितंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। यानी कि प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के लिए ज़रूरी है कि वो सालाना रिटर्न फाइल जमा कराएगी, ठीक है। तो इससे पहले जो एनुअल रिटर्न पड़ी थी वो किसी के लिए भी थी, वो इंडिविजुअल के लिए भी थी और वो ऑप्शनल थी, लेकिन प्राइवेट और पब्लिक कंपनी जो होगी वो अपनी सालाना रिटर्न is required to file annual sales tax return for a financial year by 30th September of the following financial year। यानी कि वो सालाना लाजमी जमा कराएंगे, मंथली तो कराएंगे, सालाना लाजमी जमा कराएंगे। तो रिटर्न जनाब मंथली है, क्वार्टरली है, एनुअल है। अच्छा नीचे आ जाए, अभी बाकी चीज़ें छोड़ के नीचे आते रहे, अगले पेजेस पे आते रहे। पेज 157 पे है स्पेशल रिटर्न। स्पेशल आप लोगों के लिए ये बनवाई गई है रिटर्न, कहते हैं ना ये वाला नॉन स्पेशल आपके लिए बनवाया है, ये स्पेशल रिटर्न है। इन एडिशन टू द रिटर्न स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 26 अ रजिस्टर्ड पर्सन में बी रिक्वायर्ड टू फाइल स्पेशल रिटर्न। रजिस्टर्ड पर्सन स्पेशल रिटर्न भी फाइल करेगा जिसमें ये इंफॉर्मेशन होगी, कितनी क्वांटिटी बनाई, कितनी परचेजेस की, कितनी गुड सप्लाई की, कितनी पेमेंट ऑफ एरियर्स की। दिस स्पेशल रिटर्न, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये वाली नहीं, इससे अगली है, ठीक है, इससे अगले वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्मली है। दिस स्पेशल रिटर्न विल बी फॉर सच पीरियड एज द बोर्ड मे बी बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट स्पेसिफाई। इसका कोई पीरियड नहीं होता कि ये महाना है, क्वार्टरली है या सालाना है, ये 3 महीनों की भी इकट्ठी हो सकती है, 4 महीनों